नेहा का मन आज सुबह से ही घर के कामों में नहीं लग रहा था। उत्सुकतावश वो बार बार अपने चौथे मंजिल के फ्लैट की छोटी सी बालकनी से झांक कर देख रही थी कि सामने वाले बंगले में कौन रहने आने वाला है। कल बंगले का सामान तो आ गया था, बस इंतजार था तो उसमें रहने वाले लोगों का। इससे पहले जो लोग इस बंगले में रहते थे वे इतने नकचढ़े थे कि फ्लैट में रहने वाले लोगों को तुच्छ सी नजरों से देखते थे। उन्हें अपने पैसों का इतना घमंड था कि आंखें हमेशा आसमान की तरफ ही रहती थी। नेहा ने कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर उस बंगले वाली महिला ने घास नहीं डाली। किसी ने सच कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपने पैर जमीन पर ही रखने चाहिए। हमेशा आसमान में देखने वाले कभी कभी औंधे मुंह गिरते हैं। इन बंगले वालों का भी कुछ यही हुआ। छापा पड़ा इज्जत बचाने के लिए रातों रात बंगला बेचकर पता नहीं कहाँ चले गए। अरे, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है, सो गई क्या? पति की आवाज सुनकर नेहा हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागी। अरे, ये तो सारी सब्जी ही जल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? कल से देख रहा हूँ कोई काम ठीक से नहीं कर रही हो। बंगले वाले का इंतजार तो ऐसे कर रही हो जैसे वो बंगला तुम्हें उपहार में देने वाले हो। अब बिना टिफिन के ही दफ्तर जाऊं क्या, या कुछ बनाने का कष्ट भी करोगी? पति की जली कटी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी जल्दी दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। सही तो कह रहे हैं ये, सत्यानाश हो इन बंगले वालों का। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया, पर नेहा भी करे तो क्या करे। बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, पलकों पर बैठाने वाला पति होगा, पर सारे सपने चकनाचूर हो गए। छोटा सा फ्लैट, पुराना सा स्कूटर, सीमित आय और वो घर की नौकरानी। सारा दिन किचन में खटती रहती है वो। उस पर पति के ताने की ढंग से पढ़ी लिखी होती तो इस महंगाई के दौर में नौकरी करके घर चलाने में मदद तो करती। कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को तो घर में पढ़ा लेती। इतनी महंगी ट्यूशनों की फीस बचती। मन जार जार रोने को हो आया, पर मुझे घर गृहस्थी के काम चैन से करने भी नहीं देते। जैसे तैसे टिफिन तैयार करके पति को थमाया। गुस्से के मारे पतिदेव ने टिफिन लिया और बिना उसकी तरफ देखे ही चलते बने। जब तक पति की ये बेरुखी नेहा के दिल को अंदर तक कचोट जाती है। कितना गुमान था उसे अपनी खूबसूरती पर पति के मुंह से तो कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं निकलते। सुनने को कान तरस गए हैं उसके। तभी कार की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा टूट गई। थोड़ी देर पहले का सारा वाकया भूलकर वो दौड़कर बालकनी में पहुंच गई। लगता है बंगले वाले लोग आ गए। कार से उतरती महिला को देखकर नेहा अंदाजा लगाने लगी। उम्र में मेरी जितनी ही लग रही है। अरे, ये तो कांची जैसे दिख रही है। नहीं नहीं, वो इतने बड़े बंगले की मालकिन कैसे हो सकती है? नहीं, ये तो वो ही है। उसने झट से अंदर आकर बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? इतनी बड़ी दुनिया में इसे रहने के लिए मेरे घर के सामने ही जगह मिली थी क्या? आज तो दिन ही खराब है। सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया था। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, वो कांची ना हो, कोई और हो, लेकिन वो तो वही थी। हाय री मेरी फूटी किस्मत। वैसे ही इस घर में कौन से जन्नत के सुख थे, ऊपर से ये नई बला आ गई। अस्त व्यस्त फैला हुआ घर, किचन में बिखरा फैला ढेर सारे जूठे बर्तन, सब बेसब्री से नेहा की बाट जो रहे थे। पर आज तो उसका मन एकदम खिन्न हो गया था। सारा काम छोड़कर वो बेमन सी बिस्तर पर लेट गई। कितने वक्त बाद आज कांची को देखकर फिर अतीत के गलियारों में भटकने लगी। पुराने भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में घर था उसका। प्यारा सा, अपनों से भरा पूरा घर, और घर के साथ ही सबके दुख में रोने के लिए कंधा देने वाला
खुशियों में दिल से खुश होने वाला, अपनत्व से भरपूर प्यारा सा अपना सा मोहल्ला। हर एक के रिश्ते को पूरा मोहल्ला जीता था। सामने वाले घर में जो रिंकी रहती थी, उसकी चाची उनके साथ रहती थी। वो पूरे मोहल्ले की चाची थी। आज वो पोते पोतियों वाली हो गई है, फिर भी अभी तक छोटे बड़े सब उनको चाची जी कहते हैं। हंसी तो तब आती थी जब पिताजी उम्र में बड़े होने के बाद भी उन्हें चाची जी कहते थे। कोई बंटी की मम्मी को 6 नंबर वाली भाभी, कोई 2 नंबर वाली आंटी, सब ऐसे उपनामों से पुकारी जाती थी। वे संबोधन कितने अपने से लगते थे। आजकल मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, ये वो सब दिखावटी से लगते हैं। गर्मियों में शाम को और सर्दियों में दोपहर को सब औरतों की दालान में महफिल जमती थी, जिसमें शामिल होता था सब्जी तोड़ना, पापड़ बड़ियाँ बनाना, सुखाना, ढेरों व्यंजनों की विधियों का आदान प्रदान, स्वेटरों की नई नई डिजाइनें बनाना, एक दूसरे को सिखाना, अपने अपने सुख दुख साझा करना। क्या जमाना था वो भी। हम बच्चे स्कूल से आकर बस्ते रखते और जी भर कर धमा चौकड़ी करते। कभी लंगड़ी, कभी छुपा छुपी, कभी पाली जैसे ढेरों खेल खेला करते थे। उस जमाने में टेलीविजन तो नहीं था, सो समय की भी कोई कमी ना थी। कितनी बेफिक्री सुकून भरे दिन थे वे। घर के आसपास सब जगह कितना भरा भरा लगता था। उस दौर में अकेलेपन जैसे शब्द का नामो निशान नहीं था। और आज का वक्त देखो, इन बड़े बड़े शहरों में सब अपने छोटे छोटे दड़बों में कैद हैं। घर से निकलते ही दिखावटीपन का मुखौटा हर किसी के चेहरे पर चढ़ जाता है। आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखता। दिखते हैं तो बस दौड़ते भागते भावविहीन चेहरे, जिन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। अपना घर और अपना मोहल्ला याद आते ही नेहा की आंखें डबडबा गई। उसी प्यारे से अपने से मोहल्ले में उसकी पड़ोसी थी कांची। दोनों के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। वे दोनों भी उसी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थी। दांत काटी रोटी थी। फर्क इतना था कि जहां कांची कक्षा में प्रथम आती थी, वहीं नेहा सबसे आखिरी स्थान पर। यूँ समझो बस जैसे तैसे नैया पार हो जाती थी। एक फर्क और था दोनों में। कांची साधारण नाक नक्श की सांवली सी लड़की थी, वहीं नेहा एकदम गोरी चिट्ठी, तीखे नए नक्श, लंबे बाल। ऐसा लगता था जैसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। पर इन सब के परे उनकी दोस्ती थी। उसे कांची की पढ़ाई से या कांची को उसकी सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दूसरे को देखे बिना उनका गुजारा ना था। पर हाय रे किस्मत, उनकी दोस्ती को जाने किसकी नजर लग गई। नजर क्या लग गई, उम्र का 16वां 17वां साल होता ही दुखदाई है। पता नहीं कितने रिश्तों की बलि चढ़ा देता है। यही तो उसके साथ हुआ। 16वां साल लगते लगते उसका रूप ऐसा निखरा कि देखने वाला पलक झपकना ही भूल जाए और बस यही रूप उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कोई है ही नहीं। पहले जब कांची उसे पढ़ाई करने की सलाह देती थी तो उसके साथ बैठकर वो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती थी और शायद उसी की बदौलत वो 10वीं तक जैसे तैसे पहुंच गई थी। पर अब उसे कांची का टोकना अच्छा न लगता था, जिसकी भड़ास वो उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर निकालती थी। जिस दिन अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो वो दिन शायद उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। जहां कांची ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं नेहा को सिर्फ पास भर होने लायक नंबर मिले थे। शिक्षकों की डांट से उसका मन पहले ही से खिन्न था। जैसे ही कांची ने उसे समझाना चाहा, वो उस पर पूरी कक्षा के सामने कितना चिल्लाई थी। क्या क्या नहीं कहा उसने उस दिन। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? प्रथम आकर क्या तीर मार लोगी? कोई शादी भी नहीं करेगा तुमसे। चूल्हे में जाए ऐसी पढ़ाई मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है कि
ब्याहने के लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। तुम पड़ी रहो किताबों में औंधी मुंह। इतने अपमान के बाद भी कांची ने इतना तो कहा था, रंग रूप अपनी जगह है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, पर शिक्षा हमारी आंतरिक सुंदरता को निखारती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। और उसकी आंखें भर आई थी। आज भी वो बातें याद करके अपने आप पर शर्म आती है। उस दिन के बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की। मैं तो करने से रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता, बस सपनों में खोई रहती। नतीजा 10वीं में सप्लीमेंट्री आ गई। वहीं काशी ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कभी गुस्सा न करने वाले पिताजी का गुस्सा उस दिन चरम पर पहुंच गया। इतने गुस्से में हम भाई बहनों ने पिताजी को कभी नहीं देखा था। उनका गुस्सा जायज था। स्कूल में दबी छुपी आवाज में उन्हें सुनने को मिला था कि अपनी लाडली को तो पढ़ा नहीं पाए, दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सारे भाई बहन तो हमेशा पिताजी से ही पढ़ते थे, बस मैं ही उस वक्त कांची के साथ पढ़ने का बहाना बनाकर उसके घर भाग जाती थी। तब तो मेरी शामत ही आ गई थी समझो। पिताजी की दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित थी। वे सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाते थे। अगले दिन से उन्होंने मुझे भी अपने साथ उठा दिया और पढ़ने बैठाकर टहलने चले गए। जब वे लौट कर आए तो देखा कि मैं किताब के ऊपर सिर रखकर सो रही हूँ। उस दिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया था, पर मेरे कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जब 4 से 5 दिनों तक यही हाल रहा तो पिताजी ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने सुबह मुझे पढ़ने बैठाया और मेरी दोनों चोटियों को एक रस्सी से बांधकर छत के कूंदे पर अटका दिया और मेरी गर्दन बस इतनी ही हिल रही थी कि मैं किताब की तरफ देख सकूं। पढ़ने की हिदायत देकर पिताजी टहलने चले गए। मेरा हाल तो देखने लायक था। नींद के झोंके से जैसे ही सिर झुका, बालों की जड़ें ऐसी खिंची जैसे हजारों लाल चींटियां चिपक गई हो। उस दिन मैंने नींद को भगाने की दिल से कोशिश की थी, पर पढ़ाई में मन भी तो लगे। 1 घंटे तक नींद और चोटियों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार नींद के आगे पढ़ाई ने हार मान ली। और जब दर्द सहन करने की शक्ति खत्म हो गई तो मैं चीख मार कर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी की मामूली तनख्वाह में 4 बच्चों को पालती माँ, पति के आदर्शों को ढोती माँ, घर के अभावों को दूसरों से ढांकती छुपाती माँ, दिन भर कामकाज से थी, गहरी नींद में सोई हुई थी। मेरी चीख सुनकर माँ बदहवास सी उठकर दौड़ी। मेरी हालत देखकर वहीं जड़ हो गई। चोटियों के लगातार खिंचने से मेरी पूरी गर्दन लाल हो गई थी। ऊपर से रंग इतना गोरा था कि नींद और रोने से पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। ठीक उसी वक्त पिताजी का आना हुआ। हे राम! उस वक्त माँ ने पिताजी को जो फजीहत की, बाप रे बाप! माँ ने पूरी दुनिया की लानतें पिताजी को दे मारी। मेरी फूल सी बच्ची का ये क्या हाल कर दिया। खबरदार, जो आज के बाद इसको पढ़ाया तो आपने किताबों में इतना सिर फोड़ फोड़ कर कौन से ताजमहल बनवा दिए हमारे लिए। कौन से कलेक्टर बन गए हैं आप जो इसे बनाने चले हो। मेरे जरिए माँ ने शायद उस दिन एक ईमानदार शिक्षक के घर के आर्थिक अभाव का गुस्सा निकाला था, जो इतने सालों से उनके अंदर किसी सुप्त ज्वालामुखी की तरह दबा हुआ पड़ा था। किसी से न डरने वाले पिताजी भी उस दिन माँ का वो रूप देखकर दंग रह गए थे। कुछ भी न बोले और उस दिन के बाद पिताजी ने मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दिया। मुझे तो समझो मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद कांची के पिताजी का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। इतना सब होने के बाद भी जाने से पहले वो मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी, पर मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली और वो हमेशा के लिए चली गई। मेरा ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट चुका था। 10वीं में लगातार 3 वर्ष फेल होने के बाद
परेशान होकर पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मेरी छोटी बहन ही 11वीं में पहुंच गई थी। अब तो स्कूल जाते मुझे भी बहुत शर्म आने लगी थी। पढ़ाई छूटने पर मैंने चैन की सांस ली और शायद स्कूल के शिक्षकों ने भी। अब तो मैं पूरी तरह आजाद थी। पत्रिकाओं में से खूबसूरती के नुस्खे पढ़कर उन्हें आजमाना, हीरोइन के फोटो कमरे में चिपकाना और सपने के राजकुमार का इंतजार करना, यही मेरे जीवन का ध्येय बन गए थे। पर एक एक करके सपनों के महल चकनाचूर होने लगे। सुंदरता की वजह से एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लग गई। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़की 10वीं तक भी नहीं पढ़ी, सब पीछे हट जाते। न पिताजी के पास देने के लिए भारी भरकम दहेज था। मेरी वजह से पूरे घर में मातमी सा सन्नाटा पसर गया था। सब मुझसे कटे कटे से रहने लगे। पिताजी भी चारों तरफ से निराश हो चुके थे। तब इनका रिश्ता आया। इकलौता लड़का था, वो भी सरकारी ऑफिस में क्लर्क। माँ बाप गांव में रहते थे, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। उन्हें लड़की की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस सुंदर लड़की चाहते थे और जैसे तैसे पिताजी ने मेरी नैया पार लगा दी। फोन की घंटी की आवाज़ से नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो फोन उठाती तब तक फोन बंद हो चुका था। घड़ी पर नजर पड़ते ही नेहा चौंक उठी। उफ, 1 बज गया। सोचते सोचते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। बच्चों के आने का वक्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। अपने को लगभग घसीटती हुई वो किचन में पहुंची। प्लेटफॉर्म पर पड़ा फैलारा सिंक में पड़े झूठे बर्तन, पलक पावड़े बिछाए उसी का इंतजार कर रहे थे। हाय, क्या जिंदगी हो गई है। सारी उम्र चौका बर्तन में निकलती जा रही है, पर काम तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो जैसे तैसे हाथ चलाने लगी। शाम को पतिदेव ने चाय पीते हुए गौर किया कि रोज की अपेक्षा आज उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही मायूसी छाई हुई है, तो चुटकी लेते हुए बोल पड़े, क्या हुआ? तुम्हारी वो बंगले वाली नहीं आई क्या, जो चेहरे पर मातम छाया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो आ गई है। आपको पता है कि वो कौन है? अरे भाई, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो मुझे ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा। वो मेरे बचपन की सहेली कांची है। अरे वाह, ये तो बहुत खूब रही। तुम्हारे बंगले वाले पछड़े का अंत हुआ। तुम हमेशा बंगले वाली से दोस्ती करना चाहती थी, लो तुम्हारी दोस्ती ही आ गई। फिर भी चेहरा लटका हुआ है। आपको कुछ भी तो पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। स्कूल के दिनों में उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी? इतना सुनना था कि पतिदेव चाय का प्याला टेबल पर पटकते हुए चीखे, ऊपर वाला बचाए तुमसे, क्या बच्चों जैसे बातें कर रही हो? उसके सामने नहीं जा सकती तो क्या घर में छुप कर रहोगी? बंगले वाली यहाँ घूमने नहीं आई, रहने आई है। कान खोल कर सुन लो, खबरदार, जो आज के बाद मेरे सामने बंगले वाली का जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह से पति की डांट, कांची को देखकर सारे दिन का तनाव, शाम को फिर पति की फटकार, नेहा के सब्र का बांध टूट गया। बाथरूम में घुसकर वो रो पड़ी। सबके सामने तो रो भी नहीं सकती। आंसू देखते ही पतिदेव हत्थे से ही उखड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझाना उसके बस के बाहर है। कांची को सामने आए 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों से अंदर ही अंदर घुटन और तनाव से उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो बरसों से बीमार हो। रात को खाने की थाली में दाल देखते ही जैसे घर में तूफान आ गया। पति ने थाली उठाकर रसोई घर में पटक दी और गुस्से से दहाड़ पड़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या सारे सब्जी वाले मर गए हैं, या फिर घर में इतनी कंगाली आ गई है कि सब्जी खरीदने के पैसे नहीं बचे? 2-3 दिन हो गए हैं, इंसान कब तक सब्र करे? सुबह आलू टिफिन में आलू, रात को दाल, इंसान कब तक खाएगा?
हद होती है किसी बात की। एक सब्जी खरीदने का काम तुम्हारे जिम्मे है, क्या वो भी नहीं कर सकती? तुम्हारा ये खाना तुम ही खाओ, हम लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। गुस्से में बच्चों को लेकर पैर पटकते हुए घर से निकल गए। नेहा सिर पकड़कर धम्म से सोफे पर बैठ गई। उफ, ये क्या हो गया मुझको? सच ही तो कह रहे हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, कहीं काची न देख ले, इस डर से वो सब्जी लेने नीचे तक नहीं उतरी। सब्जी वाला रोज आवाज लगाकर चला जाता है, काची तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हुई होगी, ऐसे कब तक घर में छिप कर बैठूंगी? उफ, इसे भी पूरी दुनिया में क्या यही जगह मिली थी रहने के लिए? भगवान भी पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है मुझे। पतिदेव का गुस्सा सुबह भी 7वें आसमान पर था। ना कुछ खाया, ना टिफिन ले गए, बिना बात करे ऐसे ही ऑफिस चले गए। दुखी और उदास मन से वो अपने को कोसती हुई सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। पर ये क्या, 1 घंटा हो गया लेकिन सब्जी वाला तो आया ही नहीं। लगता है 3 दिन से सब्जी नहीं ली, तो आज उसने आवाज ही नहीं लगाई। सारा जमाना मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। वो उठने ही वाली थी कि दूसरी सब्जी वाले की आवाज सुनाई पड़ी। अमूमन इससे वो कभी सब्जी नहीं खरीदती थी, क्योंकि वो सब्जियों को हाथ लगाने पर झल्लाता था, जैसे किसी ने उसकी नई नवेली दुल्हन को छू लिया हो। पर मरती क्या ना करती, थैला लिए सीढ़ियां उतरकर सब्जी लेने आ पहुंची। सब्जी वाले ने भी ताना मारने का मौका नहीं गंवाया। वो मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद मेरे ठेले से जो आज आप सब्जी खरीदने आए। जी, मन में तो आया कि उसका मुंह नोच ले, पर हाय रे किस्मत, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मन ही मन कुड़ते हुए थैला लेकर वो मुड़ी ही थी कि नीचे के फ्लैट वाली मिसेस काटजू लगभग दौड़ती सी आई। उन्हें किसी से भी बात करने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ता है। तब से, जब से उन्हें ये बात समझ में आई कि उन्हें देखते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इससे गलती लोगों की नहीं है, उनकी फितरत ही ऐसी है। हंस हंस के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना उनका सबसे प्यारा शगल था। पर उन्होंने नेहा को गायब होने का मौका नहीं दिया। अरे नेहा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? 2-3 दिन से दिखाई नहीं पड़ी, चेहरा भी कैसा पीला पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। अरे भाई, इतना भी क्या काम करना कि आसपास की खबर ही ना हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोस्त, तुम्हारे यहाँ बाई नहीं है ना, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, वक्त तो लगेगा ही। नेहा को मिसेस कार्टूस की इसी आदत से सख्त चिढ़ती। जब भी मिलती ताना मारने से बाज नहीं आती। खैर छोड़ो ये सब। पता है सामने वाले बंगले में जो आई है ना, वो पहली वाली से बिल्कुल अलग है। इतनी अमीर है पर घमंड जरा सा भी नहीं, खुद भी बैंक में अफसर है। कल मैं शाम को इनके साथ घूमने के लिए निकली थी ना, तब वो मिली थी। सारा दिन तो वो बैंक्स में रहती है, कभी कभी तुम भी कहीं घूम आया करो। अरे मैं तो भूल ही गई, पुराने स्कूटर पर घूमने में क्या मजा आएगा। भाई साहब से बोलकर अब नई गाड़ी ले भी लो, इतनी भी क्या कंजूसी करना। अच्छा मिसेस काटजू, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। खून का घूंट पीती हुई नेहा गुस्से के मारे बिना जवाब सुने सीढ़ियां चढ़ गई। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिसेस काटजू के तानों से दुखी है या कांची के बैंक में अफसर होने पर। जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई कि कांची दिन भर घर में नहीं रहती, उसे ज़्यादा छिपने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो घर से निकलती ही कितना है, 2 बच्चों के साथ खटारा स्कूटर पर कहीं जाने से तो उसे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी नहीं जाना चाहते, उन्हें भी शर्म आती है और पति भी कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आई।
8 से 10 दिन ऐसे ही बीत गए। नेहा की दिनचर्या में एक बड़ा फर्क आया था। वो ये कि उसने बालकनी में जाना लगभग बंद ही कर दिया था। वो चाहती थी कि जब तक हो सके बस कांची का सामना ना हो। रोज की तरह आज भी वो अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। तभी माँ का फोन आया। 3 दिन बाद छोटे भाई की सगाई थी। माँ ने आने का आग्रह करके फोन रख दिया। कितने बदल गए हैं सब लोग, बदले भी क्यों ना, उसकी तरह फालतू कोई नहीं है। दोनों छोटी बहनें सरकारी स्कूल में टीचर हैं। भाई भी सरकारी अफसर है। पिताजी को गुजरे तो 3 साल हो गए। याद आते ही उसकी आंखें भर आई। मायके में माँ के अलावा उसे याद करने की किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। बहनें और भाई जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर फोन लगा लेते हैं बस। एक माँ ही है जो महीने में कम से कम एक बार फोन करके हालचाल पूछ लेती है। पर इसमें सारा दोष भाई बहनों का तो नहीं है। मैं कौन सा उन्हें फोन करती हूँ। ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तरफा रिश्ता कोई कब तक निभाएगा, वो तो सिर्फ माँ ही निभा सकती है। अपनी मजबूरी पर उसका दिल जार जार रोने लगा। क्या मेरा मन नहीं करता अपनी माँ भाई बहनों से बात करने का? उनके अलावा और कौन है मायके में? फोन का बिल देखकर पतिदेव ऐसे ऐसे विषाद छोड़ते थे कि कलेजा छलनी हो जाता, पर वो सब्र का घूंट पी लेती थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी न था। साल साल भर मिलना नहीं होता था। कम से कम फोन पर बात करके ही दिल को तसल्ली मिल जाती थी। पर उस दिन तो अति हो गई जब पति देव बरसे थे। अगर इतना ही शौक है फोन पर गप्पे लगाने का तो जरा घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमाकर दिखाओ, तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। घर बैठकर गुलछड़े उड़ाना बहुत आसान है। सुनकर अपमान से तिलमिला उठी थी वो। सहने की भी कोई हद होती है। जी में तो आया कि चीख चीख कर कहे कि जब खुद यार दोस्तों से घंटों फोन पर बतियाते हो तब बिल नहीं आता, मैं क्या अपनी माँ से भी बात ना करूं? पर कुछ कह न सकी थी। बस तभी बमुश्किल ही फोन को हाथ लगाती थी वो। काश वो भी आत्मनिर्भर होती, उसके हाथ में भी 4 पैसे होते जिन्हें वो अपना इच्छा से खर्च कर सकती। लो, ऐसी खुशी के मौके पर मैं भी क्या सोचने बैठ गई। मायके के जाने के ख्याल से शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे कितनी सारी तैयारी करनी है। आज 10 तारीख तो हो गई, 13 तारीख को सगाई है तो 12 को निकलना पड़ेगा। सिर्फ कल का ही दिन तो बचा है। पतिदेव का मूड न उखड़े इसलिए नेहा उनकी पसंद का खाना बनाने में जुट गई। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद घर में ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच खाना बना हो। बड़ी चहक रही हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? आज माँ का फोन आया था। राहुल का रिश्ता तय हो गया है, 13 को सगाई है, चलोगे ना? सुनते ही पतिदेव के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अरे मैं नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों की भी पढ़ाई का नुकसान होगा, शादी में सब लोग चलेंगे, अभी तुम अकेली ही चली जाओ। नेहा के सारे उत्साह पर पानी फिर गया। पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। मायके के किसी भी प्रोग्राम में हमेशा ऐसा ही होता था। खैर एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, खर्च करने से बजट गड़बड़ा जाएगा। शादी में तो खर्च करना ही पड़ेगा। नेहा ने अपना सूटकेस खोलकर साड़ियाँ निकाली। कुल मिलाकर 4 से 5 भारी साड़ियाँ हैं जिन्हें वो कई बार पहन चुकी थी, और एकमात्र शादी में चढ़ाया गया सोने का हार जिसे पहनने में भी अब उसे शर्म लगती थी, पर बिना पहने भी नहीं जाया जा सकता। कहीं नहीं है, पता नहीं घर के समारोह में भी इतना दिखावा क्यों करना पड़ता है।
पिछली बार बहन की गोद भराई में उसकी सास ने तो ताना मार ही दिया था। लगता है नेहा को पुरानी चीजों से बहुत लगाव है, इसलिए हमेशा यही हार पहनती है। अरे भाई, अब तो नया ले लो, वो भी बेचारा थक गया होगा। हॉल सबके ठहाकों से गूंज उठा था, पर कहाँ से ले नया हार। सोचते हुए उसने जैसे ही हार निकाला, अरे इसकी एक झुमकी तो टूट रही है। हाय, अब क्या पहनूंगी। सोने का कुछ न कुछ तो पहनना पड़ेगा। मंगलसूत्र तो बहुत ही हल्का है, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त इन्हें दे दूंगी, सुनार के यहाँ डाल देंगे, दिन में जाकर उठा लाऊंगी। परसों तो निकलना ही है। सुबह पति से मनुहार करके नेहा ने झुमकी सुनार के यहाँ पहुँचा दी थी। जल्दी जल्दी घर के काम पूरे करके वो झुमकी लेने बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार पास में ही था, इसलिए पैदल ही चल दी। मायके जाने के उत्साह में कांची कब उसके ध्यान से उतर गई, उसे पता ही नहीं चला। उत्साह का आलम ये था कि जिस बंगले ने उसकी नींद उड़ा रखी थी, उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। तेज कदमों से चलते हुए वो सुनार की दुकान पर पहुंची। झुमकी उठाकर जैसे ही वो पलटी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने कांची खड़ी थी, वो भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ पल बाद दोनों को जैसे ही होश आया, खुशी से चीखते हुए कांची उससे लिपट गई। हाय, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुझसे मुलाकात होगी। एक पल को तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि तू ही है या कोई और। कितनी बेडौल हो गई, पर तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। नेहा जबरन मुस्कुराते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या इसी शहर में रहती है? कहाँ है तेरा घर? तेरे पति क्या करते हैं और बच्चे? अरे बस बस, सांस तो ले ले। मैं कहाँ भागे जा रही हूँ? परसों राहुल की सगाई है, कान की झुमकी उठाने आई थी। मुझे कल ही निकलना है, आज बहुत काम है। बातें तो फिर होती रहेंगी। नेहा की बेरुखी कांची समझ न सकी। वो तो खुशी के मारे अपनी ही रो में बोली जा रही थी। अरे वाह, क्या बात है, छोटा सा राहुल इतना बड़ा हो गया। हाय, अपने पुराने मोहल्ले को देखने का इतना मन कर रहा है, पर अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले ही बैंक से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। आज भी घर के कुछ काम निपटाने थे, छुट्टी पर हूँ। नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलती, सभी से मिल भी लेती। खैर कोई बात नहीं, तू जब लौट कर आएगी तो तेरी बातें सुनकर ही वहाँ की यादें ताजा कर लूंगी। ले, तुझे देखकर तो मैं सब भूल गई। तू रुक, मैं जरा कड़े की डिजाइन सुनार को बता दूं। उफ, जिस बला से बच रही थी वो इस तरह मेरे सामने आएगी, सोचा ना था। वो कहीं झुमकी न देख लगे, जल्दी से रुमाल में लपेट कर उसे पर्स में डाल ली। कांची की आत्मीयता उसे दिखावा लग रही थी। जब वो मेरी हालत देखेगी तो जरूर पूछेगी, क्या हुआ तेरे रूप सौंदर्य का? सपनों का राजकुमार नहीं आया लेने, पर अब तो इससे बचना मुश्किल है। नेहा रुआंसी हो उठी। चल अब बता, तेरा घर किधर है? पहले मेरे यहाँ चलते हैं, चाय पियेंगे, फिर मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। दुकान से बाहर आते हुए कांची बोली, नहीं आज नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। चुप रहे, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। एक आध घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चल बता, किधर है तेरा घर? पास में ही है, सतगुरु अपार्टमेंट में रहती हूँ। सुनते ही कांची लगभग उछल ही पड़ी। क्या बात कर रही है? उस अपार्टमेंट के सामने ही तो मेरा बंगला है। हद हो गई यार, हम दोनों 10 दिनों से एक दूसरे के इतने पास रह रहे हैं और एक दूसरे को दिखे भी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मेरे पड़ोस में रहती है। अब हमारा बचपन फिर से जी उठेगा। कांची खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं पुरानी बातें तो याद नहीं कर रही? मैं तो वो सब कब का भूल चुकी हूँ। तू भी भूल जा। बातों बातों में घर ही आ गया। चल
चाय पीते हैं, काची ने कार बंगले में पार करते हुए कहा। नहीं नहीं, फिर आऊंगी, चलना यार। काची उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। बंगले के शानो शौकत देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। साज सज्जा के ऐसे ऐसे सामान, ऐसी दुर्लभ पेंटिंग, आलीशान कानूस, जिधर नजर जाती ठहर जाती। ये सब तो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ये तो उसका सपना था, कहाँ खो गई। चल बेडरूम में बैठते हैं। नेहा मंत्रमुग्ध सी उसके पीछे चल पड़ी। यहाँ आराम से बैठ, भोला जरा चाय नाश्ता तो लाना। नेहा जैसे ही बैठने को हुई, उसकी नजर बेड पर बिखरे जेवरों पर पड़ी। आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सारे जेवर, वे भी एक से बढ़कर एक। तू भी क्या सोचेगी, कैसा फैला हुआ पड़ा है। तू तो जानती है मुझे शुरू से सादगी से रहना ही पसंद है, पर इनकी बिजनेस पार्टियों में इनकी खुशी के लिए सब पहनना पड़ता है। राज एक पार्टी में गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सारे निकाल लिए, रखने का वक्त ही नहीं मिला। ये भोला भी अभी तक चाय नहीं लाया। तू बैठ, मैं अभी देख कर आती हूँ। काची उसकी मनोस्थिति से पूरी तरह बेखबर थी। नेहा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी नज़र तो डायमंड नेकलेस पर अटक गई थी, जो बिल्कुल उसके पास ही पड़ा था। इतना खूबसूरत नेकलेस तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। ना ही वो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकती थी। अगर ये मैं राहुल की सगाई में पहनकर चली जाऊं, तो सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और मुंह पर ताले पड़ जाएंगे। अगर मांगू तो काची क्या सोचेगी। नहीं नहीं, चुपचाप उठा लूं तो, पर कहीं किसी ने देख लिया तो। कोई भी तो नहीं है। उसने पर्स से रुमाल निकाल कर नेकलेस पर पटक दिया, इधर उधर देखा और झट रुमाल के साथ नेकलेस उठाकर पर्स में डाल लिया। नौकरों के भरोसे कोई काम नहीं होता। ले गरम गरम चाय पी, काची ने बेडरूम में घुसते हुए कहा। नेहा ने इतनी गरम चाय एक घूंट में ही पी ली और उठकर खड़ी हुई। अरे बैठना। नहीं, मैं तो भूल गई, मुझे प्रेस वाले के यहाँ से साड़ियाँ भी उठानी है। मैं फिर आऊंगी। काची के कुछ कहने से पहले ही उसने ऐसी दौड़ लगाई जैसे पीछे भूत पड़े हों। घर में घुसकर ही सांस ली, दम से कुर्सी पर बैठ गई। जब सांस में सांस आई तो एहसास हुआ कि ये क्या किया। हाय, मैंने चोरी की, वो भी काची के यहाँ से। ये चोरी थोड़ी ही है, 2 से 3 दिन की ही तो बात है। शादी से लौटकर उससे मिलने जाऊंगी और धीरे से रख दूंगी। मन के दूसरे कोने से आवाज आई। पर्स से नेकलेस निकालकर आईने के सामने गले पर लगाते ही नेहा की सारी ग्लानि बह गई। वाह, क्या लग रही हूँ मैं, सब देखते ही रह जाएंगे। उसने जल्दी से नेकलेस को सूटकेस में रख लिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पतिदेव के आने में अभी वक्त था। कई दिन बाद उसने बालकनी का दरवाजा खोलकर ताजी हवा को महसूस किया। तभी बंगले से काची निकलती हुई दिखी। अरे, ये तो इधर ही आ रही है। हाय, लगता है कि उसे पता चल गया कि मैंने ही उसका नेकलेस चुराया है। अब क्या करूं? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा नीच काम किया। क्या करूं? जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद कर बच्चों को हिदायत दी कि कोई आकर पूछे तो कहना कि मम्मी बाहर गई हैं, देर से आएंगी। नेहा सांस रोके अंदर जाकर बैठ गई। घंटी बजते ही बेटे ने दरवाजा खोल दिया। क्या ये नेहा का घर है? जी आंटी, पर मम्मी घर पर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊंगी, काची ने जाते हुए कहा। उसके जाते ही नेहा की जान में जान आई। उफ, शुक्र है बच गई। बस कल ट्रेन पकड़ लूं। सारी रात चिंता के मारे नेहा सो न सकी। सुबह पति और बच्चों के जाने के बाद वो जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी।
ट्रेन तो 11 बजे की है, लगभग 10 बजे घर से निकल जाऊंगी। अरे सूखे कपड़े तो बालकनी में ही रह गए, अगर नहीं उठाए तो 3 दिन तक वहीं पड़े रहेंगे। मजाल है कि कोई उठाकर अंदर रख दे। बड़बड़ाते हुए नेहा ने जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोला, सामने से आती हुई कांची को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। कुछ समझ न आया तो बाहर से ताला बंद करके ऊपर सीढ़ियों में जाकर छिप गई। हाय, अगर ऊपर से कोई आ गया तो क्या कहूँगी? क्यों बैठी हूँ सीढ़ियों में? ये किस मुसीबत में फंस गई, पर अब करे क्या? दम साधे बैठी रही। कुछ देर बाद सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। शायद ताला देखकर कांची चली गई थी। 5 मिनट रुककर वो नीचे आई और ताला खोला। मायके में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। बस एक बार ट्रेन में बैठ जाऊं। 10 बजने ही वाले थे। सूटकेस उठाकर ताला लगाया, चाबी पड़ोस में देकर सीढ़ियां उतरने लगी। उसकी सांस चौकन्नी की तरह चल रही थी। ज्यादा गर्मी न होने के बाद भी पसीना पीठ से बहकर एड़ियों तक पहुंच रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऑटो सामने ही दिख गया। बिना मोलभाव के ही वो जल्द से ऑटो में बैठकर स्टेशन के लिए निकल पड़ी। क्या काची पीछे से आवाज दे रही थी? नहीं नहीं, मेरा भ्रम होगा। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचकर अंदर घुसी ही थी कि सचमुच पीछे से काची के पुकारने की आवाज सुनकर उसके होश ही उड़ गए। अब तो ऊपर वाला भी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने से नहीं बचा सकता। झूठी शान के चक्कर में मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ऐसा नीच काम किया। अब काची से कैसे आंखें मिलाऊंगी? हे भगवान, काश ये धरती फट जाए तो मैं उसी में समा जाऊं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं? पर पैर जड़ हो गए। तभी हाँफती हुई कांची आई। कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। कल तेरे घर भी आई थी तो तू नहीं मिली। सुबह आई तो ताला लगा था, मुझे लगा कि गई ये तो, पर अभी ऑटो में बैठती हुई दिखी। तब भी आवाज लगाई पर शायद तू सुन नहीं पाई। नेहा को काटो तो खून नहीं। अरे उस दिन तू मेरे घर आई थी ना, शायद जल्दबाजी में तेरी झुमकी वहीं गिर गई थी, उसे ही लौटाने आई थी। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगर ना दे पाई तो तू वहाँ क्या पहनेगी? चल अब मैं निकलती हूँ, पहले ही बैंक के लिए देर हो गई है। तू वहाँ से आजा, फिर मिलते हैं। नेहा ठगी सी खड़ी रह गई। डायमंड की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।